नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और मुजफ्फरपुर के अहियापुर में गंभीर रूप से जली युवती 9 दिनों बाद आखिरकार इलाज के दौरान पटना में जिंदगी की जंग हार गई। गंभीर रूप से झुलसी पीड़ित को इलाज के लिए पटना के अपोलो बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 93% से अधिक जली युवती की जान नहीं बचाई जा सकी। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को दुष्कर्म में विफल रहने पर युवती के पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने उसे जिंदा जला दिया था, जिसके बाद उसका मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज चला और फिर 10 दिसंबर को पटना में आगमकुआं के अपोलो बर्न अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पीड़ित ने महिला थाने में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें पड़ोसी युवक राज किशोर राय पर किरासन तेल उड़ेलकर जलाने का आरोप लगाया था। आरोपी राजा राय अभी जेल में है। तो रेप में नाकाम होने पर एक युवती को 7 दिसंबर को जला दिया गया था और आखिरकार अब इलाज के दौरान उस युवती की मौत हो गई। दरअसल पहले उसे मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटना के अपोलो बर्न हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर आज पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। आपको बता दें कि 93% तक मुजफ्फरपुर की ये पीड़ित उस वक्त जल गई थी जब एक पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी और फिर विफल रहने पर उस पर किरासन तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। 9 दिन मेरी बहन गुजारिश काट के मौत के बीच में कुआं से लड़के आज प्राण त्याग दिया और कह रहे हैं चलते ही नहीं। वैसे वैसे एसपी साहब को हम कभी नहीं बख्शेंगे, भगवान ऊपर वाले भी नहीं बख्शेंगे। आज वो बददुआ निकाल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। किसी एसपी और डीएम का हम बात नहीं मानेंगे। मानते मानते हम 10 दिन से थक गए हैं, लेकिन उसका आत्मा का शांति नहीं मिला। बस हमको न्याय चाहिए, हमको कोई उनका दौलत नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। जैसे मेरी बहन का आत्मा छूटा है, उसी तरह उस लड़का का भी आत्मा सबके सामने में मिले, तभी मेरी बहन को शांति हो, न्याय मिले। हमको इसको आग लगाया गया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसका भी प्राण कम से कम छूटे। क्या होता है दूसरे के परिवार में भी माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है। अगर उसके बहन के साथ हुआ रहता है ऐसा तो वो क्या करता है वो लड़का? आज दूसरे के घर में किया है, घर में घुस करके किया है, उसको हिम्मत कैसे हो गया घर में घुस के करने का? तो पीड़ित के परिवार वालों ने फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनके बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि पटना के एक अस्पताल में मुजफ्फरपुर की पीड़िता, जिसे रेप में नाकाम होने के बाद से एक शख्स ने जिंदा जला दिया था और वो 93% जल गई थी और उसे पटना के एक अपोलो बर्न हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था बेहतर इलाज के लिए, लेकिन आखिरकार करीब 9 दिनों बाद पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जो आरोपी है उसे फांसी होनी चाहिए, उसे ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह का हरकत ना कर सके। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को पटना में उसे भर्ती कराया गया था। 7 दिसंबर की यह घटना है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया था उस युवती के पड़ोसी राजा राय ने। रेप करने की कोशिश की और जब रेप में नाकाम हो गया तो उसे जिंदा जला दिया था। किरासन तेल उसके शरीर पर छिड़ककर उसके शरीर में आग लगा दी थी, जिसमें करीब 90% से ज्यादा वो युवती जल गई थी। एसकेएमसीएच में उसे पहले भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उसके हालात में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए 10 दिसंबर को अपोलो बर्न हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर तमाम कोशिश कर रहे थे उसके इलाज के लिए, लेकिन आखिरकार आज 16 दिसंबर यानी कि रात को, यानी कि 9 दिनों बाद उसने अब दम तोड़ दिया। जिंदगी की जंग वो हार गई और उसके बाद लगातार पीड़ित के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा हो। फांसी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक फांसी नहीं होती तब तक वो जिंदगी की ये न्याय के लिए जो जंग है वो लड़ते रहेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज आखिरकार
इससे युवती ने, जिसे जिंदा जला दिया गया था, उसने दम तोड़ दिया। पुलिस क्या कुछ कह रही है? चलिए, अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की पीड़िता, जिसे रेप में नाकाम होने के बाद जिंदा जला दिया गया था, उसने 9 दिनों बाद पटना के अपोलो बर्न हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वो जिंदगी की जंग हार गई। अब परिजन जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। रोहतास से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग लड़की को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना राजपुर थाना क्षेत्र की है। गोली लड़की के गले में लगी है और उसे इलाज के लिए राजपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। दरअसल रोहतास के राजपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई थी। नाबालिग के साथ पहले से घात लगाए 4 युवकों ने हैवानियत की कोशिश की, लेकिन लड़की के शोर मचाने और ग्रामीणों के पहुंच जाने के बाद उनके मंसूबे नाकाम हो गए। मामले में 4 लड़कों पर नामजद केस दर्ज किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो रोहतास का यह पूरा मामला है, जहां पर पहले 4 युवकों ने एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की थी। रेप में नाकाम हो गए थे, क्योंकि लड़की ने शोर मचा दिया। उसके बाद वहां गांव वाले पहुंच गए और फिर वो चारों शख्स वहां से फरार हो गए। लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर यह है कि जिस नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की गई थी, उसको गोली मारी गई है, उसके गले में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और उधर समस्तीपुर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए फिर एक युवक की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के मकसद से उसके शव को भी जला दिया। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है, जहां ठाकुरबाड़ी के पीछे अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। अभी पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 1 दिसंबर को बंगरा थाना इलाके में एक युवती की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। वहीं 3 दिसंबर को भी वारिस नगर में महिला का अधजला शव बरामद किया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर को भी एक महिला की दल सिंह सराय में हत्या कर दी गई। अब तक किसी भी मामले में पुलिस को किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली है। सूचना मिली तो यहाँ घटना स्थल पर आए, लाश को देखे, इसके बाद बड़ा बाबू को हम फोन किए। उसके बाद आपको तो लाश की क्या स्थिति है? जो अजली लाश है। तो पहचान हुआ है? जी नहीं, पहचान नहीं हुआ है। अच्छा, देखने से प्रतीत होता है कि युवक का लाश है। तो उसमें अभी भी आग जल रहा है? जी, अभी तक आग लगा हुआ है उसमें। प्रशासन लोग आए हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। 19, 20 और 21 दिसंबर को बिहार बंद रहेगा। ऐसा पहली बार होगा जब 3 दिनों तक बिहार बंद रहेगा। नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ विपक्ष ने बंद का ऐलान किया है। वाम दलों ने 19 दिसंबर को बिहार बंद बुलाया है। 20 दिसंबर को कांग्रेस का बंद है, जबकि 21 दिसंबर को आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है। बंद को लेकर सोमवार को पटना के जनशक्ति भवन में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा, वाम दल से सत्यनारायण सिंह और वीआईपी के मुकेश सैनी बैठक में मौजूद थे। ये बैठक थी बिहार बंद को लेकर आम सहमति बनाने के लिए, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। तो बंद पर विपक्ष अलग अलग राह अपना रहा है। दरअसल एनआरसी और सीएबी को लेकर सभी विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया था, लेकिन यहां पर आपसी सहमति नहीं बन सकी है, जिसके तहत 3 दिनों तक अब बंद रहेगा। यानी कि 19 दिसंबर को वाम दल ने बंद का ऐलान किया है, जबकि 20 को कांग्रेस, जबकि 21 को आरजेडी ने। देखिए, देहाती कहावत एक है कि नाई को जब देखता है तो लोग का नाखून बढ़ जाता है। उसी तरह से जब तेजस्वी यादव जी ने आह्वान कर दिया कि 21 तारीख को हम एनआरसी के मामले में और नागरिकता बिल संशोधन के विरुद्ध में हम जो है बिहार बंद कराएंगे,
तो सभी लोग नाई को देख के जो है नाखून कटवाना शुरू किया है, चाहे जो भी छोटी छोटी पार्टी हो। ऐसे हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल सब एकजुट हैं। जो हम लोग से अलग चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाई अंदर अंदर करते हैं, उनके पैसे और खर्चे पर चलने वाले लोग हैं, वह लोग इन कामों में लगे रहते हैं। लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता है और चुनाव के समय समान विचारधारा के दलों को मिलजुल कर गठबंधन बना के चुनाव लड़ना वो एक अलग विषय है और अपने गतिविधियों को अलग अलग चलाना वो अलग विषय है। मैं समझता हूँ जो भी पार्टियाँ हैं छोटी या बड़ी अपनी अपनी एक्टिविटी इस हिसाब से करती हैं। जहाँ तक आरजेडी के बंद का कॉल है, कांग्रेस पार्टी ने अपना मॉरल सपोर्ट दिया है, हमारे कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी कौन सी पार्टियां कब कब क्या कार्यक्रम कर रही हैं ये उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। कल जिस तरीके से गोली बारूद चलाए गए हैं छात्रों पर, उसके खिलाफ प्रतिकार मार्च है यूनिवर्सिटी से, और 19 तारीख को पूरी वामपंथी पार्टी का छात्र विंग और सब AISF, SFI, ऐसा NUCI, जन अधिकार छात्र परिषद, युवा मोर्चा और जन अधिकार पूरी पार्टी 19 तारीख को एक आवाज देगी आजादी। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष महागठबंधन के नाम पर ढिंढोरा पीटती है और एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए अलग अलग दिन ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बंद बुलाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठते हैं, ये इनकी आइडियोलॉजिकल हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। और इनका मकसद किसी भी विचारधारा के तौर पर किसी का विरोध करना नहीं, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, अमित शाह जी का व्यक्तिगत विरोध करना, वेंडेटा करना, देश में प्रोपेगेंडा फैलाना और देश में देश हित में जितने काम हो रहे हैं उसके खिलाफ काम करना। पाकिस्तानी परस्ती ही इनका मूल मंत्र है राजनीति का। तो बंद के मामले पर जब इन दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई तो अलग अलग बंद का क्या मतलब है? आखिर 3 दिनों तक बिहार को बंधक बनाने से क्या फायदा होगा? इस बंद को उन दलों ने बुलाया है जिनका बिहार में नाम मात्र का जनाधार है। जनाधिकार पार्टी की बात करें तो इनका ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। वाम दलों के गिनकर 4 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। ऐसे में यह भी सवाल है कि जिसे जनता ने नकार दिया वो किस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या विरोध के लिए जनता को 3 दिनों तक मुश्किल में डालना सही है? राजनीति में विरोध जताने के लिए और भी तरीके होते हैं। लगातार 3 दिनों तक बिहार की जनता को बंद से परेशान करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और बिहार बंद में विपक्ष बटी हुई नजर आ रही है, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का महागठबंधन नहीं लठबंधन है। वहीं आरजेडी का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। सीएम नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार आज रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में होंगे। सीएम आज कैमूर के भगवानपुर गांव में 668 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। योजना की समीक्षा के बाद सीएम मुंडेश्वरी मंदिर के पास इको पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। उद्घाटन के बाद सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खुशी है सीएम साहब के आने से, बहुत खुशी है, बहुत काफी। अच्छा, ये जो पूरा रात दिन काम चल रहा है? हाँ सर। क्या काम हो? बहुत पोखरा में काम चल रहा है, उधर रोड में चल रहा है। यहाँ पर कार्य चल रहा है। सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है। जिले के और जिले के बाहर से भी बल की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहेगी। सर, कितने लेयरों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी सर? जो सिक्योरिटी के जो मानक हैं पहले से ही स्थापित हैं, उन मानकों का ध्यान रखा जाए। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ सौगात देने वाले हैं इन इलाकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मेरे पीछे जो तस्वीर है, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही पलों बाद भभुआ में यहाँ से जल जीवन हरियाली यात्रा जो है उनकी वो तीसरे चरण में है और यहाँ भभुआ से
न सिर्फ कई योजनाओं और का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, 668 करोड़ की लागत से योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास रखेंगे। साथ में जागरूकता अभियान चलाएंगे, खासकर जो जल जीवन हरियाली यात्रा है इसके मद्देनजर लोगों को कैसे जागरूक किया जाए पर्यावरण को लेकर। और 19 जनवरी को जो उन्होंने आह्वान किया है कि मानव श्रृंखला बनाएंगे, उसके लिए लोगों को एक तरीके से जोड़ने की कोशिश होगी। तो यहां से इस मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भभुआ के मंच से जल जीवन हरियाली यात्रा के तीसरे चरण का यहाँ पे शुभारंभ करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरीके से जागरूक करना है। और हम तस्वीरें कुछ दिखाएंगे, यहाँ पे रंगोली जो बनाई गई है इसमें हम बार बार ये इस तरह की चीजें देखते हैं कि आप लोगों को कैसे पेड़ पौधों से जोड़ा जाए जल जीवन हरियाली को, वो इसमें कोशिश की जाती है। जो छोटे छोटे बच्चियां होती है बनाती है, लेकिन यहाँ कई सब्जियों का प्रदर्शनी भी लगा है, वहां से भी प्याज गायब है। हम इसको इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि जल जीवन हरियाली यात्रा के जरिए जो एक मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन यहाँ से भी प्याज जो महंगा है वो प्याज यहाँ से गायब है अलीम। और ये तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से तमाम जो सब्जियों का प्रदर्शनी लगा है वहां से प्याज गायब है, लेकिन खूबसूरत रंगोली बनाई गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11:50 पर इस भभुआ के मंच से लोगों को संबोधित करेंगे, इंतजार होगा मुख्यमंत्री इस मंच से कहते हैं और किस तरीके का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद भी आएंगे। सीएम के आगमन को लेकर अंबा के चिल्हकी गांव में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के आने से पहले पूरे चिल्हकी गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, सड़कें बना दी गई हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्ट्रॉबेरी की खेती देखने अंबा जा सकते हैं, इसलिए गांव से खेत तक सड़कें बना दी गई हैं। गांव की बदली तस्वीर को देख गांव वाले काफी खुश हैं। और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान और मजबूत इच्छा शक्ति से बिहार में पर्यावरण का संतुलन बेहतर हुआ है। वे सासाराम में बीआरडीए भवन के सभागार में योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल संचय और पानी के बेहतर रखरखाव के लिए सरकार गंभीर है। वहीं उन्होंने भूजल स्तर बेहतर करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज रोहतास से दिनारा आ रहे हैं, जहां वे अभियान की समीक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर जल जीवन हरियाली के बिना जो है बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे निपटने के लिए सरकार की बेहतर पहल जा करके है। और मैं समझता हूँ इस पहल से आने वाले समय में जो किसानों के सामने, आम लोगों के सामने जो पानी का संकट हुआ करता है, अगर उससे निजात मिलेगा जा करके हम ग्राउंड वाटर को बचा के रखेंगे, हम सरफेस वाटर पहले इस्तेमाल करेंगे या फिर वर्षा जल संचय उसका इस्तेमाल हम सिंचाई में करेंगे जा करके, और ग्राउंड वाटर को इमरजेंसी के लिए रखेंगे जा करके। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पोर्न साइट्स पर बैन लगाने की मांग की है। सीएम ने अपनी चिट्ठी में इंटरनेट पर मौजूद पोर्न साइट्स को महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को जिम्मेदार बताया है। उनके मुताबिक ऐसे साइट्स बच्चों और युवाओं की पहुंच में हैं और इससे वे गलत दिशा में जा रहे हैं। सीएम ने आईटी एक्ट 2000 और 2008 को प्रभावी नहीं बताते हुए केंद्र सरकार से इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर का रुख करते हैं। लालू फैमिली में सास बहू का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। राबड़ी देवी की तरफ से भी बहू ऐश्वर्या राय के खिलाफ आवेदन दिया गया है। राबड़ी के आवेदन के मुताबिक ऐश्वर्या ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद वे जान बचाकर भागी। इस बीच सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और बीच बचाव किया। इसके बावजूद ऐश्वर्या राय गाली देती रही। राबड़ी देवी ने महिला थाने में आवेदन दिया है। पिछली घटना का जिक्र करते हुए राबड़ी ने आवेदन में लिखा है कि 9 अक्टूबर को ऐश्वर्या ने उनके कमरे के दरवाजे पर लात मारी थी और कूड़ा भी फेंका था, जिसकी फुटेज सचिवालय थाने को सौंपी गई है। राबड़ी ने ऐश्वर्या से अपनी जान को खतरा बताया है। इधर आज ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के बीच तलाक के जारी मामले पर कोर्ट का फैसला भी आने की संभावना जताई जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18।